नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राहुल गांधी अब अमित शाह के इस्तीफे को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे तो वो दो टूक ऐलान कर चुके हैं कि अगली बारी अमित शाह की है और अमित शाह का इस्तीफा होगा। अब अमित शाह को बचाने के लिए पूरी ताकत नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है और खुद अमित शाह दिख रहा है कितने भयभीत हैं। आज भी वे सदन नहीं पहुंचे और आज संसद में दोनों सदनों में लगातार हंगामा मचा रहा, क्योंकि एक बिल था आज जिसमें जो कार्यसूची उसमें उल्लिखित था कि इसे अमित शाह प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उनके नाम से जो राज्य मंत्री उन्होंने कहा कि अमित शाह की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये सीन है और साथ साथ अब अलग अलग तरह के ड्रामे चल रहे हैं जो बचाने का क्रम है। अनुराग ठाकुर ने जो राहुल गांधी उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रखा है। पुलिस के जो बच्चे हैं, दिल्ली जंतर मंतर पे जो पिटाई की गई, जिसको लेकर लगातार प्रश्न हो रहे हैं, जवाब नहीं दिया है। ना अमित शाह सामने आए और ना ही उन प्रश्नों का जवाब जितेंद्र सिंह ने दिया। तो अब बच्चे आगे किए गए हैं, ड्रामा हो रहा है संसद के भीतर। आज जो दान डकैती है, दान चोरी, उसको लेकर जब नहीं बोलने दिया गया और संसद जो है स्थगित की गई, तो सदन के बाहर भी विपक्ष ने भरपूर तरीके से घेराबंदी की है। और साथ साथ जो देश का मूड है, देश का जो मूड है, जिस तरह से एक लगातार दृश्य निकल रहे हैं, तो बतला दिखला रही कितना जबरदस्त नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। और अब जो जितने भी प्रयास हो रहे हैं सरकार की ओर से, वो चल पाएंगे इसकी उम्मीदें अब नहीं लग रही हैं। तो यही विषय होगा। अब सर, बहुत बहुत स्वागत। और सर, ये जो हुआ है कि अनुराग ठाकुर, गोली मारो ठाकुर, वो कह रहे हैं कि अब शब्द कहे गए राहुल गांधी द्वारा, वो जो चर्चा थी जिसको विलोपित किया गया, ये जो बिल आया था, साथ में वो कह रहे हैं कि मिथ्या आरोप लगाए गए अमित शाह पर। तो ये जो बचाव है, ये इस तरीके से होना, और साथ में जो है दिल्ली जो पूरा का पूरा कांड हुआ, उसके बच्चों को पुलिस वालों के उतारना, और राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है कि ये जो मोदी और अमित शाह हैं ये पास्ट हैं, ये जो जेन जी है ये फ्यूचर है। इसको डराने की बिल्कुल भी चेष्टा अब ना की जाए, ना करें। सब पर आपकी शुरुआती और एक विस्तृत नोट सर। देखिए, अगर राहुल गांधी ने अमित शाह को कोई अपशब्द कहे हैं तो वो अपशब्द मेरे संज्ञान में भी आने चाहिए थे। मैं तो शब्दों को लेकर बहुत सतर्क रहता हूं और मैं न कभी अपनी चर्चा में अपशब्दों का इस्तेमाल करता हूं। उन्होंने ये ब्लेम किया अपने नोटिस में कि मिथ्या आरोप, झूठे आरोप लगाए गए, और वो जो उन्होंने थ्योरीज दी थी, इडियट, और ये इडियट पे उनकी आपत्ति थी। वो कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी खुद को इडियट कह रहे हैं तो हमें मंजूर है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा, इस तरह की बात। देखिए, अगर राहुल गांधी ने स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त, तीन जो कैटेगरीज वहां पर पेश की, उन कैटेगरीज पर अनुराग ठाकुर को या किसी बीजेपी वाले को आपत्ति है तो उसे सदन में उसका जवाब देना चाहिए। भाई, राहुल गांधी ने तो ये नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि अमित शाह के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि अनुराग ठाकुर के लिए कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, उन्होंने किसी के लिए नहीं कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने चूंकि भाषण देने की शैली ही इस किस्म की थी कि न वो किसी की तरफ इशारा कर रहे थे, न किसी का नाम ले रहे थे, न किसी की तरफ देख रहे थे, तो ओम बिरला को भी ये दिक्कत हो रही थी कि वो राहुल गांधी को ये बात कहने से कैसे रोकें। वरना आमतौर पर अगर वो सीधे सीधे बीजेपी की तरफ कहकर या किसी मंत्री की तरफ कहकर या प्रधानमंत्री की तरफ कहकर ये बात कहते तो उनको तुरंत रोक दिया जाता। अच्छा, अब सवाल यह है कि चूंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो अब वो किस आधार पे वो कह रहे हैं कि भाई इन शब्दों को निकाल दिया जाए इसमें से। तो उसको उन शब्दों को निकलवाने के लिए ये सब पेशबंदी की जा रही है इस तरह की बात कहकर। बहुत सारा तो निकाल दिया है, बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं, निकाल दी गई हैं जो स्पीकर करते हैं। आप अच्छा, अब वो निकाल लें ना निकाल लें तो उनके मन के ऊपर है, सत्ता उनके पास में है, जो मन में आता है वो लोग करते हैं। लेकिन वो तो अब देश के लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज हो चुका है। करोड़ों लोगों ने उसको सुन लिया है, अखबारों में उसको लिख दिया गया है, सोशल मीडिया पर उसको दोहरा दिया गया है। ये तो हो चुका है। और प्रश्न इस बात का है कि राहुल गांधी अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोल रहे थे। राहुल गांधी इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, जिनकी देखरेख में, जिनके निर्देश पर, और जो लगातार उस वक्त संपर्क में थे जब 20 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर ये पुलिस का बर्बर अत्याचार हो रहा था।
ये तो कोई तुकी नहीं आई कि हमने उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दे दिया। अरे भाई, एक विशेषाधिकार नोटिस जो है वो कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी दे रखा है। जितेंद्र सिंह ने वहां दावा किया कि वहां कोई गोली नहीं चली, उन्होंने इसका विशेषाधिकार नोटिस दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है गोली चलना और पैलेट गन फायर होना ये दो वैसे अलग अलग बातें हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से बल प्रयोग का एक निश्चित स्तर होता है। ये उस स्तर की द्योतक है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि प्रशासन से कि जो पैलेट गन का जो शिकार हुआ है या शिकार हुए हैं उनका वो इलाज कराएं। और पुलिस ने पुलिस के पास जो भी असला है, पुलिस के पास जो भी गोला बारूद है या जो भी हथियार हैं, उन सबका हिसाब किताब रखा जाए और वो पेश किया जाए जी। तो अब तो ये उस चीज से बच ही नहीं सकते। दूसरे, ये कहना कि साहब कि वो पुलिस, ये कहना कि पुलिस के घायल पुलिस वालों के बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया दुखपूर्ण अपने दुख को बताया किस तरह उसके पापा खून से सने हुए वापस आए। ये सब कोई भी आदमी कहेगा कि ये एक रचा गया नाटक है, ये रचा गया नाटक है। छात्रों की तरफ से कोई हिंसा हुई, अगर छात्रों की तरफ से हिंसा हुई होती तो बाकायदा पुलिस की तरफ से उसकी कोई रिपोर्ट होती, और पूरा मामला उस तरीके से होता। ये तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और ये तो बहुत इतने समय के बाद में, देखिए कब से ये 20 तारीख को घटना हुई थी, आप सोचिए कितने दिन हो गए। आज तारीख क्या है? 31 तारीख है। 12 दिन हो गए। 12 दिन बाद वो निकल कर आ रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कि हमारे पिताजी घायल हुए, हमें छात्रों और नौजवानों ने मारा उनको। देखिए इस प्रकार ये इस प्रकार की ड्रामेबाजी चलती नहीं है। और ये क्या बात, बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि वंदे मातरम वाला जो बिल था वो तो अमित शाह को रखना चाहिए था, रखना था उनको। वो क्यों नहीं आए उसको रखने के लिए? किसने रोका? बुखार चढ़ा हुआ था, पैर दर्द कर रहे थे, क्या हो गया था उनको भाई? या घर में कुछ मुश्किल हो गई थी परिवार में, जिसकी वजह से उसको उस तरफ ध्यान देना पड़ा होना। हो सकता है सभी के साथ में, लेकिन उसका एक स्पष्ट रूप से वो निकल के आना चाहिए कि भाई ये वजह थी, इस वजह से ये हुआ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सदन में अनुपस्थिति है, निरंतर अनुपस्थिति है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक भी है, अफसोसनाक भी है, और वो इस सरकार की तंदुरुस्ती के ऊपर सवालिया निशान लगाती है। बिल्कुल सरकार की तंदुरुस्ती पे से सवालिया निशान लगता है। देखिए इस तरह की हरकतों से ये लोग बच नहीं पाएंगे। और राहुल गांधी का जो वक्तव्य है कि ये सरकार है, ये अतीत है और जेन ज़ी जो है वो भविष्य है। अतीत गुजर चुका है, वो भविष्य के साथ संघर्ष नहीं कर सकता। ये तो एक हकीकत है। इस हकीकत से कौन मुंह मोड़ सकता है? हम सभी लोग धीरे धीरे अतीत होते जा रहे हैं। ठीक बात। हाँ, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दुनिया इस तरीके से चलती है, समय काल की गति है। ये तो काल की इस गति को तो कोई थोड़ा मोड़ सकता। राहुल गांधी ने तो काल की गति की तरफ इशारा किया था। तो बीजेपी वालों की असल में समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले से निपटें कैसे। ये बहुत ही घिसे पिटे हथकंडे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं निपटने के। नहीं सर, पुलिस की तो वैसे भी ड्यूटी है, ये कोई पहला तो देश में मौका है नहीं। दूसरी एक और बात है, किरण बेदी कौन है? किरण बेदी पूर्व आईपीएस अफसर हैं जी, बीजेपी की खासुल खास हैं। बीजेपी ने अभी उन्हें पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया था। किरण बेदी ने 20 तारीख घटना के बाद क्या वक्तव्य दिया था? किरण बेदी ने दिल्ली पुलिस को नसीहत देते हुए कहा था कि जब भी आपके सामने छात्रों का समूह खड़ा हुआ हो तब आप उनका मुकाबला कैसे करें। बड़ा दिलचस्प बयान है किरण बेदी का। किरण बेदी ने कहा था कि आप डंडा हाथ में लेकर, बेटन हाथ में लेकर वहां न जाएं, बल्कि आप अपने बचाव के लिए तमाम जो आपका जो कवच होता है, हाथ में बड़ी ढाल वगैरह होती है, हेलमेट है, ये सब लेके वहां जाएं। अगर आप छात्रों का मुकाबला डंडा लेके करेंगे मतलब जो है ना, तो आपकी प्रतिष्ठा जो है ना, वो उनका कहना है वो आपका काम सही नहीं होगा।
नहीं, यहाँ तो वो आप स्वयं सोचिए कि इनके ये सब चीजें इन लोगों के खिलाफ जाती हैं। ये सब चीजें इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी पुलिस वाले किस मकसद से वहां पर गए थे। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जब प्रतिरोध की राजनीति होती है तो पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़पें होती हैं। आज से नहीं हो रही हैं, अनंत काल से हो रही हैं। तो झड़पें होती हैं, उसमें दुनिया भर में इसी तरह का उसमें थोड़ा बहुत चोट फेंट लगती है, पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव वगैरह होता है, ये सब भी होता है। यहाँ तो यह सबूत ये भी है कि पुलिस के ट्रक के अंदर भरे हुए पत्थर देखे गए, उसके भी वीडियो उपलब्ध है। और अब आपको इससे ज्यादा बड़ा सबूत और क्या चाहिए? तो ये मैं फिर बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब आपके पास किसी राजनीतिक आरोप का और आपकी अपनी राजनीतिक गलती का प्रक्षालन करने के लिए और राजनीतिक आरोप का जवाब देने के लिए आपके पास युक्तियां नहीं बचती हैं, तर्क नहीं बचते हैं, तब आप इस प्रकार की ड्रामेबाजी और हथकंडे करते हैं, जो हथकंडे ये लोग कर रहे हैं। राइट सर। इधर एक चीज मुझे पूछना है, आपको खूब याद है, हम लोग भी देखते रहे हैं, आप तो कवर भी करते रहे हैं संसद को जी। अमित शाह हम 2014 के बाद से, और उनका जो पदार्पण हुआ है, जो 2 में ठीक तरीके से वो उनकी एंट्री प्रॉपर होती है मोदी और 2 में, और कितने ऐसे अवसर आए जब वो बार बार बाहें चढ़ा के बोलते रहे, कितनी उनकी एक ताल ठोकना, एक विपक्ष को चुनौती देना। वो कई बार कहते थे मैं भागता नहीं हूं, मैं अडिग हूं, आप बताइए क्या है, और सब कुछ। अब ये सतत भाग रहा है, क्या किसी कोई रणनीति का हिस्सा है? मैंने कल भी आपने कुछ चीजें डिकोड की थी। कल मैंने आपसे कहा था, संजीव जी, मुझे अच्छी तरह याद है, कल की पूरी चर्चा मुझे याद है अच्छी तरह। सर और कहा था, और मैं उस पर सोचता भी रहा उसके बाद लगातार जी। मुझे यही लगता है कि ये लोग किसी बड़ी बात की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें तुरंत उनके हाथ में कोई चीज नहीं है, उसका इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसको लेके अचानक ये प्रकट होंगे। और वो कुछ भी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने किया था, संविधानगत इमरजेंसी घोषित कर दी थी, ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने तो गैर संवैधानिक इमरजेंसी घोषित कर ही रखी है, उन्हें जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब सरकारें डेस्परेट होती हैं, मेरी जिज्ञासा शांति, अभी कोई कह रहा था कि इमरजेंसी से प्रावधान शायद खत्म हो गए, कुछ है क्या? इसको कैसे थोड़ा इसको एलाबोरेट हमारे दर्शकों के लिए देखना पड़ेगा। ये तकनीकी पहलू है, इसको देखना पड़ेगा कि वो प्रावधान है अभी खत्म हो गए हैं। कुछ तो ऐसा किया था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो शायद वैसी इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वैसी इमरजेंसी दोबारा ना लगाई जा सके, इस बात की कुछ हुआ तो था, वो हमें इतना ध्यान नहीं है इस वक्त है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग कुछ अंदर ही अंदर जो है कुछ घुटाई कर रहे हैं, आपस में घुटाई कर रहे हैं, और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करें। ये कुछ ना कोई धमाका लाएंगे, और अगर ये धमाका नहीं लाएंगे तो फिर ये लगा, और धमाके से इनकी अगर रिकवरी नहीं होगी, देखो इनको बहुत बड़ी रिकवरी करनी है। इनकी प्रतिष्ठा में धक्का बहुत बड़ा लगा है, इसलिए कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं ये, जिससे एकदम सब लोग स्तब्ध रह जाएं। बिल्कुल। और मीडिया को एक और मौका मिले लेके उड़ने का। देखिए, मोदी जी ने आप इस सुपर मास्टर स्ट्रोक मार दिया, मतलब। हाँ। नहीं सर, हम लोग 2014 से सतत देख रहे हैं। देखिए, इस दोनों जो, देखिए आज सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी, दो लोगों के इर्द गिर्द है पूरा, मोदी और शाह की बीजेपी, मोदी और शाह की सरकार, और अंग संग सब कहां शरणम है, गच्छामी, जो दिखता है हम लोग मानते हैं कि सारा कुछ है। तो ऐसे में इतने अपमान, ऐसा घूंट, हम दोनों की बॉडी लैंग्वेज सर देख रहे हैं लगातार। मोदी जी की कल वो रात में 10:30 बजे आई है 5वीं रील है, 4वीं-5वीं जो रील है, उसमें वो कि देखिए बिल पास हो गया और हमने वो सब कर डाला, और उसमें क्या क्या वो कर रहे थे तमाम की। और उन्होंने ये भी दलील दी सर कल वाली रात वाली रील में कि ये जो है दशकों से चल रहा था ये पेपर लीक, और ये, अरे भाई नीट के एग्जाम तो शायद तीसरी बार लीक हुआ, ये 2 बार इनके कार्यकाल में, एक आध बार शायद पहले। तो ये जो इतने खून के घूंट पी रहे हैं, और जो अमित शाह को लेकर हो रहा है, अमित संसद में आज भी था, क्यों गायब है अमित शाह, और नारे, और फिर जो वहां आप जो मुझे लगता है जो वो भी कहीं हुआ, जितना वो दमन हुआ, वहां भी बहुत अमित शाह को लेकर मीम्स बने, बहुत नारे, बहुत, तो वो कहीं वो दिखता है शायद उसी का प्रतिकार था। तो अभी जो कहीं कुछ है, तो खून का घूंट कैसे पी रहे होंगे सर, कैसे हो रहा होगा? आप जो कह रहे हैं शायद उसी का कुछ है, आगे दिख रहा है शायद। मैं तो ये मानता हूं कि इस एक घटना ने 20
20 तारीख की घटना ने, 20 जुलाई की घटना ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिष्ठा, नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा, अमित शाह की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा, इनके ऊपर एक साथ बहुत जबरदस्त आघात किया है। ये लोग इस आघात से बच सकते थे अगर ये दमन से पहले बात मान जाते। वो उन्होंने किया नहीं, वो इनसे गलती हो गई। इनका मानना यह था कि दमन से जो है लड़के घबरा जाएंगे और भाग भूग जाएंगे, इसीलिए लड़कों को एक सबक सिखाने के लिए और थोड़ा सा दर्द देने के लिए ही पुलिस की कार्रवाई की गई थी। इसीलिए सब वो शॉक बेटन जो है, कील लगे हुए डंडे, उनका इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया और वैसे भी बहुत बुरी तरीके से मतलब ताक ताक के मारा गया, लड़कियों को अपमानित किया गया। लड़कियों का, पुलिस वालों को क्या जरूरत थी भाई किसी लड़की के कपड़े फाड़ने की? पुलिस वालों को क्या जरूरत थी किसी लड़की के गुप्तांग में अपना डंडा कोंचने की? क्या आवश्यकता थी? कोई जरूरत नहीं थी पुलिस वालों को। पुलिस वालों को ये ट्रेनिंग दी भी नहीं जाती है। क्या जरूरत थी कि उसमें ऐसे लोगों को भी भेजा जाए जो कि सुनिश्चित रूप से पुलिस वाले नहीं थे, ऐसे वर्दीधारी थे जिनका नाम उनके सीने पर नहीं लिखा था, जो देखने में पुलिस वाले नहीं लग रहे थे, ऐसे सादा वस्त्रधारी थे जो डंडे लिए हुए डंडे चला रहे थे, जिनका कोई अधिकार नहीं डंडा चलाने का। और उसके ऊपर तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, तो उन्होंने एक बड़ी पोस्ट लिखी थी। उन्होंने कहा था कि ये MS फोर्स है, मोदी शाह फोर्स है, जो उन्होंने बहुत दिनों से बना रखी है गुजरात के जमाने से। मैंने पूरी अपने एक कार्यक्रम में पूरी उनकी पोस्ट भी पढ़ी थी सुरेंद्र राजपूत की। उन्होंने पूरे विस्तार से बताया था कैसे इसमें रिक्रूटमेंट होता है, क्या नहीं होता। ये सब जो आपको फर्जी वर्दी पहने हुए या सादे वस्त्रों में मारपीट करते हुए लोग मिले, ये मोदी शाह फोर्स वाले लोग हैं। जी जी जी। हाँ, तो ये MS फोर्स, ये सब बातें भी निकल के आई हैं। तो ये तमाम MS फोर्स, हाँ MS फोर्स, MSF उन्होंने लिखा था है। तो ये सब जो बातें निकल के आई हैं, ये सब बातें इस सरकार की एक नई तस्वीर पेश करती हैं। अच्छा, अब ये सुरेंद्र राजपूत ने पोस्ट लिखी, सब जगह इनकी चर्चा भी हुई, उन चेहरों की भी चर्चा हुई, उन चेहरों की शिनाख्त भी हुई जो वहां कोई जिम चलाता है और वहां गुंडागर्दी करते हुए, मारपीट करते हुए पाया गया। बहुत सारे छात्रों ने उनसे कहा भी कि भाई तुम कौन हो, जब सवाल भी उठाए तुम क्यों डंडे चला रहे हो, फौरन बोले अभी बताते हैं हम कौन है, फिर डंडे मारने लगे वो। तो ये सब जो हुआ है ये कोई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ खास तरह से आंदोलनकारियों को तकलीफ देने के लिए, महिलाओं को अपमानित करने के लिए दोबारा उनकी हिम्मत न पड़े आंदोलन स्थल पर आने की लड़कियों की। अगर लड़कियों की इज्जत पे आप हाथ डालेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो वो घबरा के नहीं आएंगी। एक बार 2-4 डंडे बर्दाश्त कर लेंगी, वो उसमें आ जाएंगी, लेकिन ऐसे में शायद नहीं आएंगी। ये तमाम बातें माँ बाप भी कहेंगे अपनी बेटियों से, भाई वहां मत जाना, वहां तो ऐसा ऐसा होता है? तो ये करने के लिए सब किया गया था। ये लोग बहुत खराब लोग हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत खराब लोग, बहुत खराब, सच में। इतने खराब पॉलिटिशियन इस देश में कभी भी नहीं आए, बहुत खराब लोग। मैंने इसलिए खून का घूंट पीकर क्यों बैठे हैं, तो आपने इसको डिकोड। सर देखिए, इनकी वजह से पूरा लोकतंत्र खून का घूंट पी रहा है। मैं आप ये भी सही, ये बहुत सही। अब सर देखिए, जो अभी भी हो रहा है, अभी भी कहीं FIR और चल रहा है, वो जो उसमें कहीं एक धारा निकाल लेते हैं, कहीं रास्ता निकाल लेते हैं कि वो जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और आप किसी को भी आपराधिक प्रवृत्ति का ठहराना आपका कुछ भी बहुत आसान सा है। जैसे वो लड़की है जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ वो आपत्तिजनक टिप्पणी दी, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके समर्थन में है लोग। आप गुस्सा किस कदर है वो उसको जो FIR की उस लड़की को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की गई जिनको साधारण तौर पर आपत्तिजनक कहा जाएगा। अमित शाह के प्रति ऐसी बहुत टिप्पणियां की गई जिनको साधारण तौर पर आपत्तिजनक कहा जाएगा। जब UGC नियमावली में दक्षिणपंथी छात्रों, युवाओं, दक्षिणपंथी तत्वों ने विस्फोट किया था, उसमें भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इससे भी ऐसी ही और इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। तब तो उनके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन नहीं हुआ था, तब तो उनके खिलाफ फेस रिकॉग्निशन के टेक्निकल बंदोबस्त के तहत वो चेहरे नहीं ढूंढे गए थे कि इसमें बदमाश कौन थे और नेकमाश कौन थे। क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि वो इनके जेबी वोटर थे, वो इनके जेबी वोटर थे।
क्योंकि ये लोग जो आए थे ये वामपंथी रुझान वाले लोग थे, मंच पे आयसा के लोग अनशन कर रहे थे, सारा माहौल ही वामपंथी था, सारी बातचीत वामपंथी थी, पूरा माहौल वामपंथी था, इसलिए सबको अपराधी, उनमें से अपराधी तत्व ढूंढने में लगे हुए हैं ये लोग। अच्छा, अब दिक्कत की बात क्या है, ये सब करते हुए भी इन लोगों को ये विश्वास नहीं है कि इससे उनको कोई रिकवरी करने का मौका मिलेगा। नहीं, इन्हें वापसी करने के लिए कुछ और करना होगा। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना होगा, उसमें तो लगे ही होंगे, खैर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना होगा, लेकिन अभी उसमें बहुत समय है। इसी घटना की वजह से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। नहीं सर, वंदे मातरम बिल पास हो गया है, वंदे मातरम कर लिया। अभी वो जो आ रहा है क्या कांवड़ यात्रा आ रही, उसे लेकर एक अग्रेसिव कैंपेनिंग और उसकी तैयारी हो रही, सारी चीजें चल रही हैं, सारा कुछ है। वो हिंदू मुसलमान शायद किया जाएगा उसमें शायद। अभी सर एक चीज और मुझे आपसे चाहूंगा कि आप कीजिएगा डिकोड की अभिजीत दीपके के बड़े इंटरव्यू चल रहा है। अभिजीत दीपके बहुत आक्रामकता के साथ में, वो गोदी मीडिया भी चला रहा है, इंटरव्यू मैंने देखे, आपने भी शायद देखे हो, और वो कंडेम्ड कर रहे हैं, वो इस्तीफे भी मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं इस बिल अकेले से कुछ होना नहीं है। बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और वो अभी मैंने भी देखा अभिजीत दीपके ने वो जो प्रियंका गांधी ने जो बात उठाई, सवाल उठाया था, वो जो टास्क फोर्स वाला, वो गौमूत्र वाला, आपने देखा कैसी 250 के लगभग शिक्षावेद, मौजूदा जो है ये जो अपने कुलपति, पूर्व कुलपति, सारे लोगों की चिट्ठियां, तो वो भी वही सारा कह रहे हैं कि नहीं ठीक था। और साथ में तो इसको हम कैसे, ये जो चीजें हो रही, इसको किस तरीके से हम ले या देख सकते हैं? एक अंग्रेजी में शब्द है अनरेवल होना सर। अनरेवलिंग ऑफ बीजेपी, अनरेवलिंग ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स, अनरेवलिंग ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनरेवलिंग ऑफ हिंदुत्व नैरेटिव। इसका मतलब क्या है अनरेवलिंग का? इसका मतलब ये होता है कि महिलाएं जब स्वेटर बुनती हैं, जब कोई स्वेटर बुना जाता है, फिर जब स्वेटर जब उधेड़ा जाता है, तो वो एक सिरे से आप पकड़ते हैं तो उसको उधेड़ते चले जाते हैं, वो पूरा ऊन, इसको कहते हैं अनरेवलिंग। फिर बना लीजिए उसको, फिर बना लीजिए, गोला बन जाता है, गोला बन जाता है उसका, बन जाता है, फिर बना, ये है, इसको कहते हैं, इनकी अनरेवलिंग हो रही है। ये बहुत सही है, बहुत सुंदर व्याख्या, अच्छी। हाँ, इनकी अनरेवलिंग हो रही है। अब आप देखिए, इनके जो गोमूत्र विशेषज्ञ हैं, इनका प्रियंका गांधी ने जिक्र किया है, आप धीरे धीरे समझ ही होगा, जब ये लोग कहा करेंगे साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा विशेषज्ञ हैं, लोग कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिक्षा से क्या संबंध है भाई? ये तो शिक्षा को नष्ट करने वाले लोग हैं। भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को पिछले 12 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया। अयोग्यतम, ये डार्विन भी रो रहा होगा इस वक्त। क्या बात? डार्विन की थीसिस थी योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शासनकाल में है अयोग्यतम की उत्तरजीविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूबसूरत। ये इस तरह का ये है सभी लोगों की हालत। अब सर आज जो है संसद में वो जो दान डकैती है, आप देखिए उठाने तो देते नहीं। मुझे भी, मैं आज कई बार मैंने जिक्र किया और आज भी जिक्र किया मैंने डिबेट में, कि मुझे सर याद नहीं आता कि काम रोको प्रस्ताव, कोई काम रोको प्रस्ताव नहीं। आप सदन में बोलने ही देना। राहुल गांधी को आपने कैसे डीरेल करते हैं, नहीं बोलने देते, हंगामा करते हैं, उधर राज्यसभा में आप करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अच्छे वक्त है सबको। अभी जो है आज वो संसद के बाहर गेरुआ वस्त्र पहनकर पहुंचे वो जो पप्पू यादव, और फिर एक करना पड़ा उनको भी कि अल्टीमेटली हमें भी तो एस्टेब्लिश करना है, जनता तक जाना, उन्होंने उसको केर दिया। सर उस पर बड़ी आपत्ति हुई। मैं इसमें इसलिए ये पूछ रहा हूँ भाई, देखिए है क्या कि ये अभी ये लोग मेरा सवाल मैं और जोड़ दूं आप करिएगा। सर आपने हॉकी टीम की जो यूनिफॉर्म है उसको आपने कर दिया भगवा, वो आपके लिए गौरव और गर्व का विषय। और यदि कोई अगर दूसरा पहन ले आपके अतिरिक्त अलावा, तो वो सब पे आपत्तियां हैं। और आप यहां जो कह रहे हो कि साहब ये कर रहे हैं, राम का अपमान। इसमें इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो नीला रंग है वो सारी दुनिया में, खेल जगत में भारत का प्रतीक है। हर देश का, ऑस्ट्रेलिया का रंग पीला है, नीला रंग जो है खास तरह का। इंडियन क्रिकेट टीम भी किसी न किसी रूप में नीली जर्सी या नीले कपड़े पहन के वनडे मैच में उतरती है। टेस्ट क्रिकेट में तो सब लोग सफेद पहनते ही हैं सारी दुनिया में, नीले। और भी दूसरी जगहों पे जो ट्रैक सूट भी होते हैं वो भी नीले होते हैं भारतीय खिलाड़ियों के। इन्होंने धीरे धीरे करके लंबे अरसे से उसमें भगवा घुसेड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी उसकी भगवा बाह कर देते थे, कोई भगवा डिजाइन उसमें डाल देते थे। अच्छा, मैं तो ये कहता हूं भगवा रंग भी हमारा है। भगवा रंग पे लोगों की ठेकेदारी तो ही ना है, नहीं है।
सिख लोग जब आंदोलन के मूड में आते हैं तो वो केसरिया पाग पहनते हैं। राजपूत जब कुर्बानी देने जाते थे तो वो केसरिया बाना पहनते थे। भगवा रंग इन लोगों की ठेकेदारी थोड़ी ना है। हमारे राष्ट्र ध्वज में है, वो हमारे राष्ट्रीय रंगों में से एक है जी। अच्छा, अब ये इनकी छिपी हुई जिद ये है कि बाकी जो 2 रंग हैं उन 2 रंगों को अमान्य किसी तरह कर दिया जाए, चलन से बाहर कर दिया जाए। इन 2 रंगों को, बिल्कुल श्वेत को और नीले रंग को जो है चलन से बाहर कर दिया जाए। ये इन लोगों की तिकड़म है, कर पा नहीं रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की तुच्छी और ओछी हरकतें ये लोग करते हैं। इससे देखिए इन सब चीजों से लोगों का काम नहीं चलेगा। मैंने बता रहा, ये अनरेवलिंग इनकी स्टार्ट हो गई है। इनकी सीवन जो है ना उधड़नी शुरू हो गई है। एक बार उधड़नी शुरू हो जाती है तो वो आखिर तक उधड़ती चली जाती है। अब ये कोई तरह की कोई भी तिकड़म, इसीलिए ये तो सब छोटे मोटे प्रयास हैं। उन्होंने विशेषाधिकार नोटिस दे दिया, या उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, पुलिस वालों के बच्चों को ले आए ड्रामा करवाने के लिए है। ये तो छोटे छोटे हथकंडे हैं, ओछे व छोटे हथकंडे हैं। ये एक बड़ा हथकंडा सोच रहे हैं। ठीक बात, बहुत सही है, वो है। आप बिल्कुल, और लगेगा आएगा। मैं अब सर आखिरी प्रश्न करूंगा, 2 चीजें मिला के। एक तो सर देखिए, अभी 3 उपचुनाव के लिए कल वोट पड़े। एक मध्य प्रदेश का दतिया जो बड़ा चर्चाओं में रहा, वो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की वजह से, और काफी वहां और ताकत सब जगह झोंकी गई, चाहे वो दतिया रहा हो या फिर बिहार का वो जो पटना से लगा बांकीपुर रहा हो, जहां से नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी अपनी छोड़ी हुई सीट, और तीसरा मांजलपुर जो मोदी शाह की जो स्टेट है, मोदी शाह का राज्य है, गुजरात मॉडल है, वहां मांजलपुर। सर 9%, 8.5-9% कम वोट पड़ा पिछली बार की तुलना में। अमूमन उपचुनाव में कम पड़ते हैं वोट, लेकिन जितनी ताकत झोंकी गई थी उस समय, जो बिल्कुल अभी आपके जीवन मरण का प्रश्न है यहाँ मध्य प्रदेश के लिए भी और देश के जो उनका नेतृत्व है सबके लिए, वहां इतना वोट गिरना, और सबसे जो हैरत अंगेज आई कि 34.16 बांकीपुर, सिर्फ 34.16, ये शायद अब तक का सबसे कम है। और ऐसे ही जो मांजलपुर है 37.5% सिर्फ। ये क्या द्योतक है, ये जो इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं ये? और दूसरा जो राहुल गांधी ने कहा, उस पर आप समअप करिएगा कि आप पास्ट हो चुके हैं, ये फ्यूचर है, इनको मत धमकाइए दोनों। देखिए, ये 3 जो उपचुनाव हैं, वैसे तो मैं मानता नहीं हूं कि उपचुनाव की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले भी कह चुका हूं कि उपचुनाव के नतीजों से वोट परसेंट पे सर कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पे नहीं, वोट परसेंट। वोट प्रतिशत उपचुनाव में आमतौर पर कम पड़ता है, लेकिन आप जो प्रतिशत बता रहे हैं वो काफी कम है, बहुत कम है, और आश्चर्य रूप से कम है। इससे उदासीनता पता लगती है, इससे भी पता लगता है कि बांकीपुर और मांजलपुर बेहद कम। हाँ, बहुत ज्यादा कम है, इसमें कोई शक नहीं। केवल एक बार ऐसा हुआ था 67 के दशक में, 60 के दशक में, लोकसभा चुनाव से पहले 3 या 4 उपचुनाव हुए थे। एक चुनाव उसमें डॉक्टर लोहिया लड़े थे, एक उसमें दीनदयाल उपाध्याय ने लड़ा था, एक उसमें आचार्य कृपलानी ने लड़ा था। इस तरीके से हुए थे। उसमें उपाध्याय जी हार गए थे, लेकिन बाकी लोग जीत गए थे चुनाव में। तो उन चुनावों में जिस तरह से वोट पड़े थे, उससे लोगों को आहट मिली थी कि कांग्रेस के खिलाफ काफी नाराजगी है। और उसके बाद 67 के चुनाव में 10 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी। और उसके बाद संयुक्त विधायक दल के प्रयोग हुए थे और गठजोड़ सरकारें बनी थी। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का आगाज हुआ था। तो उन उपचुनाव को अगर हांडी के 3-4 चावल के तौर पर देखा गया था। अब हो सकता है ये उपचुनाव भी हांडी के चावल साबित हो, कह नहीं सकते, इसलिए नजर रखनी पड़ेगी। 3 अगस्त को आएंगे सर नतीजे। और मैंने वो जो कहा सर कि, और वो जहां तक अतीत का सवाल है, अतीत तो ये लोग हो चुके हैं। इन्होंने जिस तरीके से बच्चों के साथ में मारपीट की है, जिस तरह से हिंसा की है, ये सब जो किया है, उसका हर व्यक्ति, हर सरकार अतीत होने के लिए अभिशप्त है। उसे अतीत होने के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि काल की गति यही है। हमारे ऊपर भी यही नियम लागू होता है, इन लोगों के ऊपर भी ये नियम लागू होगा। ये चाहते हैं कि ये अतीत ना होकर ये चिरंतन हो जाए। ये चिरंतन हो जाए, इनका समय कभी खत्म ही ना हो, मतलब ये शाश्वत हो जाए, मतलब ये चाहते हैं। ये तो चलेगा नहीं चलेगा। ये तो बहुत तेजी के साथ अतीत होते जा रहे हैं। जी एब्सोल्युटली नहीं, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें और डिकोड किया। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अभय सर, धन्यवाद। दोस्तों सुन रहे थे, और जो अभय सर ने कहा कि अतीत हो गए हैं, हो चले हैं, और जो वर्तमान बने रहने की उधेड़-बुन है, अब तो खुद ही को उधेड़ा जा रहा है। वो जो बहुत अच्छा एक अभय सर ने दिया कि स्वेटर का जो खोलना होता है तो केवल एक धागा खुलता है और पूरा स्वेटर खुल जाता है। उस दिशा दशा की ओर है, और समझ अभी भी नहीं आ रहा है। और नो डाउट जो राहुल गांधी कह रहे हैं,
कि जैन जी ही देश का फ्यूचर है। दोस्तों, सारी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जो हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, जरूर जरूर आप टिप्पणी भी कीजिए, राय भी प्रकट कीजिए, और जो सबसे खास है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।